दिया। एकता की बैठक में दरार ही दरार नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा कि आपसी बवाल में कैसे बनेगी बात, कैसे मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष, कैसे अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे नीतीश कुमार। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? तो 23 तारीख को जिस तरीके से विपक्षी एकता का देखा आपने कि महाजुटान हुआ, शक्ति प्रदर्शन लोगों ने मिलकर के किया, लेकिन जैसे ही एकता खत्म हुई, यहाँ पर एकता तो कुछ लोगों की दिखाई दी, लेकिन दरारें भी खूब दिखाई दी। केजरीवाल जी मुंह फुला करके सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए क्योंकि बात नहीं बनी। ममता बनर्जी ने भी अंदर बहुत कुछ कहा जो बातें निकल करके सामने आई। तो ऐसे में सबसे पहले केजरीवाल को लेकर के हम सवाल पूछेंगे आपसे, और बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल की जिद से क्या लगता है, क्या सब कुछ ये खराब कर देंगे विपक्षिता की जो महाजुटान जो बैठक चल रही है? देखिए हर्षिता, केजरीवाल भारत के ऐसे राजनेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब आप उनके बयानों को देखिए। उन्होंने जो दिल्ली सरकार एक बिल लेके आई, अध्यादेश लेके आई, माफ कीजिएगा, अध्यादेश लाई। अब कह रहे हैं कि पहली एकता का पैरामीटर ये है कि सारे विपक्षी नेता इस अध्यादेश का विरोध करें और राज्यसभा में भी प्रॉमिस करें कि अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। अब बताइए, विपक्षी एकता का तुम्हारे पर्सनल अध्यादेश से क्या लेना देना है? और ये मीडिया में बयान बाजी अरविंद केजरीवाल ने पहले से शुरू कर दी थी कि नहीं भाई, वो ये विपक्ष में एकता है। ये इस बात से पता चल जाएगा कि ये जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, अध्यादेश में समर्थन करते हैं कि नहीं करते। तुमने क्या हर एक मामले में समर्थन किया विपक्ष का? तुम अभी राजस्थान जाकर के कांग्रेस के सिटिंग मुख्यमंत्री को नीच तक कह के आ गए, गाली दे करके आ गए। आप एक राज्य में जाते हैं, कांग्रेस को खत्म करके तुम पंजाब में स्टेब्लिश हुए, कांग्रेस को हरा करके तुम दिल्ली में स्टेब्लिश हुए, कांग्रेस को हराने के लिए तुम गुजरात जाते हो, कांग्रेस को हराने के लिए तुम राजस्थान जाते हो। इतना सब करने के बाद माफ कीजिएगा, आप ये उम्मीद करते हो कि कांग्रेस तुम्हारी बातों को मानती रहे। तो जो लड़ाई है वो केजरीवाल की कांग्रेस से है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो बीजेपी फिलहाल नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस बन सकते हैं। वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्र की जो सबसे बड़ी ओल्डेस्ट पार्टी है, उसको हटा सकते हैं। तो केजरीवाल ऐसा कोई काम हर्षिता नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस इनडायरेक्टली भी मजबूत हो। अगर कांग्रेस इनडायरेक्टली मजबूत होती है, कांग्रेस इनडायरेक्टली उसको लाभ मिलता है, तो अरविंद केजरीवाल उस रास्ते से न निकलेंगे कि अरविंद केजरीवाल के जिस रास्ते से निकल जाए उससे कांग्रेस कुछ लाभ होगा, तो अरविंद केजरीवाल रास्ता बदल देंगे। तो इसलिए हर्षिता, ये उम्मीद करना कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता के नाम पर कांग्रेस को मजबूत होने देंगे, ये एक तरह का विपक्ष की राजनीति में हम फिर दिवा स्वप्न देखते हैं। और देखिए, आप देखिए, अगर बिहार में जब वो 23 जून को मिले तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2 दिन पहले कह दिया था कि अगर अध्यादेश का विरोध नहीं किया गया, इससे लेकर के बिल नहीं पारित हुआ, तो हम बायकॉट करेंगे। किसका? विपक्षी दलों की मीटिंग का। तो आप समझिए, अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जैसे हो, विपक्ष उनके अधीन इकट्ठा हो जाए, जो वो चाहे वो करे। तो हर्षिता, ये संभव नहीं होता। जी हर्षिता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर के आगे बयान भी दिया, जैसे विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनकी फ्लाइट का वक्त हो गया तो चले गए, लेकिन असल बात निकल करके सामने आई कि अध्यादेश पर बात नहीं बनी तो चले गए। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अगली जो मीटिंग होगी तो केजरीवाल तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस नहीं होगी, और कांग्रेस इससे अलग होगी नहीं, ये बात तो साफ हो चुकी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का वेलकम किया, वो देखने वाली बात है। इसको लेकर के केजरीवाल ने बकायदा पोस्टर भी लगवाया कि आप पार्टी की तरफ से बिहार में पोस्टर लगाए गए और उन पर नीतीश कुमार पर अपमान के आरोप भी लगाए गए हैं, कल ही लगाए गए हैं, और साफ कहा गया है कि केजरीवाल, ममता, हेमंत सोरेन का अपमान क्यों किया गया। और राहुल गांधी की एक तस्वीर भी लगाई गई है। अध्यादेश को लेकर के भी सीधे तौर पर आपकी तरफ से शर्त रख दिया गया, उसको लेकर के पोस्टर लगाए गए। नीतीश कुमार को पलटीबाज इन्होंने जिस दिन बैठक थी उस दिन ही कहा, उस दिन भी पोस्टर लगाया, कहा ना आशा है ना विश्वास है, जहां मोदी और नीतीश की एक साथ तस्वीर जो है वो लगाई गई थी। तो क्या लगता है कि शिमला में बैठक होगी तो कांग्रेस तो साइड होगी नहीं, तो क्या केजरीवाल जी साइड होते हुए नजर आएंगे क्या? हाँ, एक्चुअली हर्षिता, आप देखिए, दूसरी मीटिंग कहाँ हो रही है? दूसरी मीटिंग शिमला में हो रही है। शिमला में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। यानी आप देखेंगे धीरे धीरे नीतीश कुमार को जो राहुल गांधी ने काम दिया था, नीतीश कुमार वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कि कांग्रेस के लिए भूमि तैयार करें, कांग्रेस नीति का गठबंधन बने, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
और कांग्रेस को लाभ मिले, जो अभी भी हमने कहा है, अरविंद केजरीवाल उस रास्ते से ना निकले हैं कि हमारे पैर की चरण धूल से कांग्रेस को कुछ लाभ हो जाएगा, तो चरण धूल ना, अपने चप्पल की मट्टी ना देंगे अरविंद केजरीवाल। आप सीट और आप वैचारिक एकता और हम, ये उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल से कोई कहते भैया अपने चप्पल के नीचे की मट्टी दे दो, उससे कांग्रेस को थोड़ा लाभ हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल मट्टी नहीं देंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि शिमला को लेकर के जैसा अरविंद केजरीवाल पहनाए कर रहे हैं, तो विपक्ष में कहते ना सिर मुड़ाते ओले पड़े। अब क्यों अरविंद केजरीवाल ने, आप देखो कि स्टालिन भी जल्दी ही चले गए थे, बोले उनकी फ्लाइट है, ये लोग पर्सनल जेट से आते हैं भाई। ओ फ्लाइट का क्या मतलब, कोई क्या वहां हम लोगों की तरह हवाई जहाज में 3 वाले में दब के ऐसे बैठते हैं बेचारे, ऐसा तो कुछ है नहीं है। इनके लिए ट्रेनें रोक दी जाती हैं, ये फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो विपक्ष की एकता में है, कुछ चीजें लॉस में जाएंगी, और विपक्षी एकता में जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का लॉस होने वाला। अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी विपक्षी एकता में नहीं रहेंगे जहां उन्हें सेक्रीफाइस कर दो। अरविंद केजरीवाल तो वो आदमी है ना जो माठा से मलाई निकाल ले। आप समझिए हर्षिता, लोग दूध से मलाई निकालते हैं, अरविंद केजरीवाल माठा से मलाई निकालते हैं, तो वो किसी दूसरे को कोई लाभ दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ये मैं मानता हूं अभी इसमें और परिवर्तन आएंगे विपक्ष की राजनीति में हर्षिता। मैंने आपके प्लेटफॉर्म यूपी तक में कहा था, मैं यहाँ भी कहता हूं कि अभी बड़े परिवर्तन आएंगे, इसमें से कुछ लोग दल निकल जाएंगे। देखिए अभी जीतन राम मांझी निकल गए, एनडीए की तरफ चले गए। अभी ये आम आदमी पार्टी की संभावना ये है कि शायद नहीं रहेंगे, और बहन मायावती जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। उसमें जेठ, अभी बहन जी शामिल होना चाहिए विपक्ष के उसमें। यूपी से बीएसपी आएगी, हो सकता है कि समय के साथ समाजवादी पार्टी उसमें न रहे, लेकिन बीएसपी और आरएलडी अगर समाजवादी पार्टी के उस तरह से सहयोग नहीं करती है, तो जो मैं भूमिका देख रहा हूं उसमें विपक्ष में यूनाइट होने में, उसमें एक बदल जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, ये तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें ना हो, और इसमें आरएलडी जैन चौधरी है उत्तर प्रदेश की पार्टी, और बहन मायावती और कांग्रेस। देखिए कांग्रेस और अगर बीएसपी मिलती है, 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों बात करें, बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीएसपी, जिसका 1 से ज्यादा राज्यों पे मत है, तो बीएसपी अगर कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करती है, तो उसे 2% से लेके 13% तक मत है बीएसपी के अलग अलग राज्यों में। तो कांग्रेस को अगर, और दूसरी बात यह कि बीएसपी का मत ट्रांसफर होता है, बहन जी के पास ताकत है कि वो बीएसपी के मत को ट्रांसफर कर लेती, यही उनके मत की खूबसूरती है। तो अगर कांग्रेस को 2 से 13% का लाभ मिल जाता है, तो लोकसभा में उसकी स्थिति 3 डिजिट में तो केवल बीएसपी के मिलने से आ जाएगी, अगर राष्ट्रीय लेवल पर समझौता होता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति खेलते हैं, उस तरह की राजनीति में कम जगह बचती है उन्हें विपक्ष में रहने की। संभवतः वो अभी अपने आप को और मजबूत करके एकला चलो करने में फायदा है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का स्थान लेना है। और जिस तरह कांग्रेस ने हिमाचल जीता, फिर कर्नाटक जीता, तो वो आशंकित हो गए हैं, सशंकित हो गए हैं। उनको लगता है कि शायद वो अब अगर कांग्रेस के साथ रहते हैं, गठबंधन के साथ रहते हैं, तो फिर उनको जो उनको सक्सेस मिली है, शायद उस मात्रा तक उतनी सक्सेस उन्हें प्राप्त ना होगी। जी, यहाँ पे हमारे जो यूजर हमारे साथ जुड़े हुए बिंदास माइंडेड नाम के जो यूजर है, वो लिख रहे हैं कि केजरीवाल, जैसा कि आपने कहा कि हो सके तो अभी और भी लोग निकलेंगे। तो विपक्षी एकता की बैठक की हम बात करें तो इसके पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे। ममता बनर्जी ने भले ही ये कह तो दिया था कि अगर कुछ इस तरह की बैठक होगी तो पटना से होनी चाहिए, पटना की धरती, बिहार की धरती से होनी चाहिए, लेकिन पहले से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि वाम दलों के साथ मिलकर के अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हमसे समर्थन की उम्मीद ना करें। और जिस दिन विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी, इस बात को लेकर के ममता बनर्जी ने बकायदा कांग्रेस को सुनाया भी है। राहुल गांधी खड़गे जी मौजूद थे, और उसी बीच अधीर रंजन जी का बयान आया जहां उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस जी हुजूरी तो नहीं करेगी। अब जी हुजूरी अगर कांग्रेस बंगाल में नहीं करेगी, तो फिर ममता जी को भी कांग्रेस वहां पे नागवार गुजरेगी, और वहां पे नहीं लगता कि समर्थन करती हुई नजर आएंगी। तो जिस तरीके से केजरीवाल साइड चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि मीटिंग के पहले आगे चल के ममता भी इस विपक्षी एकता से साइड है और एकला चलो की राह पे चलती दिखाई दे। नहीं हर्षिता, ममता जी भी नहीं रहेंगी, आप देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर वो बीजेपी जैसे दल से 2 चुनाव में जीत गई हो, 3 सीटें, 3 जगह पर चुनाव, गुजरात हुआ, हिमाचल हुआ और कर्नाटक हुआ, इन 3 चुनावों में से 2 पर कांग्रेस जीतती है। आलोक सर का संपर्क हमसे टूट गया है, लगता है आलोक सर को फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी
तो कांग्रेस जब 2 राज्यों में चुनाव जीतती है और बीजेपी को अच्छी तरह हराती है और 130 से ज्यादा सीटें कर्नाटक में प्राप्त करती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि जब कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो क्षेत्रीय दलों का आत्मविश्वास कमजोर होगा, क्योंकि जितने भी भारत में क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस की भूमि पर है। और कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बीजेपी को हराने के लिए विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों को बढ़ने दिया, हमने स्पेस दिया, लेकिन अब हम लोकसभा में स्पेस कैसे दें। मैं एक चैनल में था कि एक दिन, तो मैंने फ्राइडे को एक बात कही, हमने कहा अगर कांग्रेस लोकसभा में भी क्षेत्रीय दलों को स्पेस दे देगी तो क्या वो चुनाव पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ेगी जाके। ये भी तो सोचना है कि कांग्रेस भी, अब ममता बनर्जी कह रहे बंगाल में तुम न लड़ो, बाकी हम मजबूत करेंगे। आप बताइए हर्षिता, बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की क्या सीटें हैं, कितना कांग्रेस को लाभ दे सकते हैं। यूपी में अखिलेश भाई कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाओ भाई, त्याग करो, यानी अखिलेश जी कह रहे यूपी में हमको अकेले लड़ने दो। तो यूपी के बाहर समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती हो, कितने वोट है उनके। तो आप ये समझिए कि सभी चाहते हैं कि बड़ा दिल जो है वो कांग्रेस दिखाए। तो कांग्रेस अपना दिल क्या फुट में कन्वर्ट कर ले क्या? दिल तो इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा दिल करे। तो इसलिए हर्षिता, मेरा मानना यह है कि अभी बहुत सारे लोग इससे निकलेंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद जैसे चुनाव की बेला आएगी, ममता बनर्जी भी निकल जाएगी। ममता बनर्जी तो इसलिए भी आई है बिहार, वो कांग्रेस से गठबंधन की वजह से नहीं आ रही, वो इसलिए आ रही है कि जो बंगाल का उनका मुस्लिम मतदाता है वो इस बात के लिए रहे कि हाँ, ममता बनर्जी जी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए प्रयासरत है, ये दिखना चाहिए। इसलिए विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होकर के वो दिखते रहना चाहते हैं। लेकिन वो जैसे ही बंगाल पर आएगी बात, वो तुरंत कन्नी काट जाएंगे विपक्षी एकता से। तब तक अपने बंगाल के जो माइनॉरिटी मुस्लिम मतदाता हैं, जो चाहते हैं ज्यादातर मतदाता कि बीजेपी सत्ता से हटे, तो इस चाहत में वो काम करते हुए दिख रही हैं। वो लालू यादव के पैर छूते हुए दिख रही हैं। तो ये संदेश गया कि देखिए, ब्राह्मण होकर के लालू यादव जी के पैर छू रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए बेचारी कितना समझौता करें, वो तो सीपीआई सीपीएम के बंदा कौन से नेता बैठे थे उनके बगल में बैठ गई, अब बेचारी क्या करें। तो वो बंगाल को फोकस कर रही है, न कि राष्ट्रीय राजनीति में वो बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षिता, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी भी आने वाले समय में विपक्ष के साथ दिखाई देगी। जी जी, मसला जो है पेज जहां पर फंसेगा वो सीट शेयरिंग को लेकर। असली चीजें जो है फिलहाल अभी मनमुटाव चल रहा है, लेकिन असली चीजें शिमला में देखने को मिलेंगी आने वाले महीने में। जो बैठक होने वाली है, जो बड़ा दिल दिखाने की बात कह रही थी, 3 पॉइंट में उन्होंने अपनी बात रखी कि 3 पॉइंट पे अपनी बात रखूंगी, हमें विपक्ष मत कहो, और तमाम तरह की बातें तो उन्होंने कही। लेकिन ये चीज जो उन्होंने कहा है वो देखने को शिमला में मिलेगा कि जब बड़ा दिल दिखाने की नौबत आएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी कितना बड़ा दिल अपना दिखाती है, क्योंकि वहां पे मसला फंसता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, शिमला सम्मेलन की जगह बड़ी खराब है। शिमला सम्मेलन एक बार हुआ था जहां हमने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था और उसको टेबल में मार गए थे। तो शिमला में तो मतलब हमने पाकिस्तान को सब दे दिया जो देना चाहिए था, और हमें वो जो लेना चाहिए था पीओके हम नहीं ले पाए। पता नहीं उन्होंने शिमला के और रखा, दूसरा शहर रखते। शिमला में तो ठीक है, वो भारत ने हराया था और वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन सम्मेलन में पाकिस्तान ने वो सब ले लिया था जो उसे चाहिए था। हम पाकिस्तान को दबाव नहीं बना पाए थे टेबल टॉक में। तो अब देखते ये है कि भारत और पाकिस्तान की राजनीति में शिमला सम्मेलन में भारत बहुत सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन क्या भारत की राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए जो शिमला सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या ये शिमला सम्मेलन वाकई विष तो निकल गया मंथन में, पटना में, तो अब क्या अमृत निकलेगा शिमला में, या शिमला के इतिहास स्वयं दोहराया जाएगा जहां कांग्रेस पाकिस्तान के साथ समझौता करने में हार गई थी और अब क्या भारत के विपक्षी दलों के साथ भी हार जाएगी। यही हर्षिता देखना है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि पटना में सारा का विष निकल गया है और शिमला में बचा रहेगा, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग शिमला नहीं पहुंचेंगे तो दिल्ली से विष फेंकेंगे, शिमला में गिरेगा जाकर के। तो मैं मानता हूं कि शिमला सम्मेलन में भी शायद कुछ बहुत बड़ा हो पाए, ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा विष वमन कम हो जाए ऐसी उम्मीद मैं रखता हूं। जी हर्षिता।
जी। राहुल गांधी को लेकर के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम फेस। अब ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं साफ होने लगे, जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया राहुल गांधी को पटना में, विपक्षी एकता के लिए अभियान चला रहे नीतीश कुमार। लेकिन आप देखिए कि किसी को रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने पर उनके स्वागत में नीतीश कुमार खुद वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद दिखाई दिए थे। पहला संकेत ये था। दूसरा संकेत जब लालू यादव ने ये कह दिया कि राहुल जी अब आप शादी कीजिए, सभी बाराती बनेंगे, दूल्हा बनिए, और लगातार बीजेपी भी ये कह रही थी कि ऐसी बारात निकाल रहे हैं जहां पर दूल्हे का पता नहीं, और इसी को लेकर के लालू यादव ने भी कह दिया। तो अगर ऐसा होता है, अगर इस शिमला में अगर इसका औपचारिक ऐलान होता है या फिर राहुल गांधी पे बात बनती है, तो ममता बनर्जी के गले से ये बात उतर नहीं पाएगी। ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर वहां। देखिए हर्षिता, मैंने एक बात कही थी न्यूज तक पे, आपके ही प्लेटफॉर्म में कही थी, जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था। आज वो बात सही होने जा रही है। आप कहो कि तुम्हें वो शॉर्ट भी भेज दूंगा आपको। मैं कल देख रहा था तो मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद, न्यूज तक में रिजल्ट के बाद ही मैंने कही थी, कर्नाटक चुनाव के बाद मैंने कहा था कि विपक्ष अब राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करना पड़ेगा। कर्नाटक विजय तुक्के में प्राप्त की विजय नहीं है। लोग कहते हैं जब हिमाचल जीते तो तुक्के में जीत गए होंगे। कर्नाटक बिल्कुल ढोल बजा करके जीती है कांग्रेस, बिल्कुल खुले तरीके से, और जीतते जीतते नहीं जीती है, फुल फ्रेश वैसे जीतती है जैसे बीजेपी जीतती है। तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। और देखिए कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया, शायद महीना भर ही हुआ है, और महीने भर के अंदर हम लोग ये इस बात पे फिर दोबारा पर चर्चा करने लगे हैं। और वो दिखता भी है कि अब जो नीतीश कुमार जी को काम दिया था राहुल गांधी जी ने कि बेटा हम तो अपने लिए उम्मीदवारी न बना पाए, अब यार तुम फील्डिंग सेट करो, तुम 17 साल से मुख्यमंत्री हो, 40-50 साल का राजनीति में तुम्हें अनुभव है, हमारे पास इतनी अनुभव और क्षमताएं नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की बोलने की वाक्पटु नहीं है राहुल गांधी जी। वो बहुत अच्छा उस तरह से नहीं बोल पाते जैसा नीतीश कुमार जी बोल लेते हैं या जैसा नरेंद्र मोदी जी बोल लेते हैं। तो उन्होंने एक बंदा लगा दिया, बोले आ जाओ बड़े आदमी है, काम करो हमारे लिए। तो नीतीश कुमार जी राहुल गांधी की बैटिंग सेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो एक महीने पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि अब विपक्ष को राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार मानना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें उसी तरफ हर्षिता जाती हुई हमें दिखाई दी। जी हर्षिता। अगला सवाल हम आपसे लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ तमाम दर्शक जो हैं वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी जो कमेंट्स, उनके सवाल है वो ले लेते हैं। पहले तो अधिवक्ता क्षमा पाल जी हैं, जो लगातार जब भी हम लाइव करते हैं तो बिल्कुल ये लाइव देखती हैं और अपने सवाल भी रखती हैं। तो वो लिख रही हैं कि विपक्ष की बारात में रूठे फूफा को कैसे मनाएंगे नीतीश जी। और यही पे क्षमा जी, बिल्कुल क्षमा पाल जी, इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। आलोक सर हमारे साथ, और वो बता रहे हैं कि कई लोग हैं यहाँ पर जो कि रूठे फूफा बने हुए हैं, और क्या देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी एकता के बाद दरार जो है वो पड़ी हुई है, ये देखना होगा। नाइस एंड डीप एनालिसिस डॉक्टर आलोक जी, आपके लिए आलोक सर को कमेंट भी किया है इन्होंने। इसके अलावा जन समस्या करके है, ये भी हमारे लाइव में अक्सर जुड़ते हैं और अपनी बातें जो है वो रखते हैं। तो इनका कहना है ये लोग आपस में ही फिलहाल लेकर के जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, लोग आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपस में मत लड़िए, लेकिन अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बिल्कुल यहाँ पे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो आलोक सर, हम अपना जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो लोग जुड़ेंगे उनसे एक करके सवाल हम लेते जाएंगे। अब सवाल ये है कि बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी विरोधी दल नीतीश कुमार पर ही दांव क्यों लगाना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा तो सीएम पद का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे, तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपेंगे, 2024 चुनाव के लिए मैदान तैयार करेंगे। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास सटीक जवाब नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए नीतीश कुमार जी को तो पहले ही ये बात कहा गया था, इसी आधार पर वो सरकार से निकल करके आए थे। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, और मैं तो हमेशा समर्थक रहा इस बात का कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें, यंग है, डायनेमिक है, दूसरा जो करना है वो भी करके बताई दे, अगली बार को क्यों मौका रहे। देखिए उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, सरकारी देंगे। पहली कल्पना केंद्र की राजनीति करें, प्राइम मिनिस्टर बने या बनवाए। मुझे तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लगते हैं कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे और एनडीए के संयोजक थे वो तो, और बाद में मिनिस्टर बने। तो मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस नीति गठबंधन जीतता है, जीत नहीं सकता है। देखिए ये कहना कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस नहीं जीतेगी या विपक्ष नहीं जीतेगा, गलत है, जीत भी सकता। अगर जीत जाता है, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न हम लोग उत्तर देते हैं, तो नीतीश कुमार जी क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे? नहीं।
हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ही रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के बाद जो पद नीतीश कुमार जी मांगेंगे, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को वो पद मिलेगा। इसलिए अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो हो सकता है नीतीश कुमार जी जो है गृह मंत्री हो, दूसरे नंबर का कैडर उनको मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की फील्डिंग बेचारे वही तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद अगर कांग्रेस के नीति गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस पार्टी का कोई बनेगा। राहुल गांधी हो सकता है तब तक बन पाए, और अगर अयोग्यता की तलवार लटकी रहेगी तो वैसे भी 6 साल और ना बन पाएंगे कुछ हो। जब चुनावी संसदीय का नहीं लड़ पाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर कहां से बनेंगे। इसलिए राहुल गांधी का तो नहीं बचता है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का अगर ये केस वो आगे भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो जीत के चुनाव लड़ेंगे तो फिर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर विपक्ष के लोग जीतते हैं, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऐसी संभावना मैं कम देखता हूं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी तो कांग्रेस जैसे एचडी देवगौड़ा को बना दिया था प्रधानमंत्री, जैसे आईके गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया था, हर 6-6 महीने में प्रधानमंत्री इस देश में बदला करते थे और देश बीमारू राज्य बन गया था, आर्थिक रूप से विकास में पीछे चला गया था और बहुत बुरी उस समय देश की आर्थिक स्थिति हुई थी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकास को कभी आगे लेकर के नहीं जा पाती है। इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ जब कनिष्क का काल था, लेटर मौर्य का एरा था, जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता भी थी, अलग अलग भारत कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में था, फिर भी विकास हो रहा। लेकिन उसके सिवाय भारत के इतिहास में कभी भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के साथ डेवलपमेंट नहीं आया है। तो इसीलिए अगर राजनीतिक विखंडीकरण आता है तो देश फिर 1990 के दौर में जाएगा, जहां हम 2%, 3% की, 1%, 2% की ग्रोथ के साथ भारत आगे बढ़ेगा। इतना तो तय मैं मानता हूं हर्षिता। बाकी देश की जनता समझदार है, वो खुद तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जी राहुल गांधी ने कर्नाटक जीत के बाद एक आत्मविश्वास जो राहुल गांधी के अंदर आया है, देखा आपने कि जब वो भाषण दे रहे थे जैसे विपक्षी एकता के लिए आए, तो उन्होंने बिल्कुल दावा ठोक करके ये कह दिया कि मैं आपको गारंटी देता हूं इसी बिहार के मन से कि आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और भी कई राज्यों का नाम उन्होंने गिनाया और जनता के बीच में साफ कह दिया कि बीजेपी आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके से उन्होंने दावा ठोका है और पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। जी नहीं, देखिए विपक्ष के नेता का काम भी है, और अभी तो मतलब पहले जब दावा करते थे तो कॉन्फिडेंस, दावा तो पहले से भी यही कर रहे थे कि इस चुनाव में, लेकिन वो 8-10 साल बाद वो चुनाव आया, जिस चुनाव में वो जो दावा कर रहे थे उसमें सत्यता दिखी जब हिमाचल और कर्नाटक जीते। तो इसलिए अब दावे में वजन है। क्यों? क्योंकि जीत और हार आपके दावे को मजबूत और कमजोर करती है। अब जैसे उनका कि आप गारंटी लेता हूं, तो लोग कहेंगे हाँ यार गारंटी में दम हो सकती है, देखिए कर्नाटक जीते हैं, देखिए हिमाचल जीते हैं। अब वो बगैर जीते कहते बे गारंटी में, तो आदमी कहेंगे यार गारंटी, यूपी में तो 2.25% वोट है, क्या गारंटी लेंगे। और यूपी चुनाव जब हारे, निकाय चुनाव पर कोई प्रदर्शन में एक भी मेयर नहीं जीता, क्या गारंटी लेंगे। तो ये भी आता है। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव ने राहुल गांधी की गारंटी में वजन किया है, 5 किलो बढ़ गया वजन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोग देखिए, एक बात हर्षिता मैंने और कही थी, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे तो मैंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी वो नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी पहले थे। उसका एक कारण समझिए, कोई व्यक्ति 3-4 हजार किलोमीटर पैदल नाप दे, लाखों लोगों से मिले, बात करे, तो सठ भी होगा अगर, मूर्ख भी होगा अगर, तो भी कुछ सीख जाएगा। और राहुल गांधी तो नेता है, कोई मूर्ख व्यक्ति थोड़ी ना है, तो भारत को करीब से समझ पाए हैं। तो बदलाव हमें भारत जोड़ो यात्रा से दिखाई देता है। जी बिल्कुल। अब विपक्षी एकता को जहां तक मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता अगर होती है तो इसका जो असर कहा जा रहा है कि इसका कितना प्रभाव होगा, असर होगा, मुझे लगता है कि बाकी राज्यों में जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, बंगाल हो। लेकिन मुझे लगता है इसका असर 3 राज्यों पे खास करके देखने को मिलेगा। अगर ये एकता होती है तो बिहार, झारखंड और एक मुंबई, ये 3 जगह पे इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से ही इनकी जो तकरार है, जो लड़ाई है जो चल रही है कि सीट को लेकर के हो या तमाम बातों को लेकर के हो। देखिए हर्षिता, हमने अभी डिबेट में कहा था कि कांग्रेस की फील्ड पर ये लोग आए, कांग्रेस की फील्ड पर आए, कांग्रेस की जमीन पर आए हैं। तो अब कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो इनकी जमीन कमजोर, और कांग्रेस की कमजोर होगी तो क्षेत्रीय दलों की बढ़ेगी, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो विपक्षी दलों के पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए विपक्षी दल ये डरे हुए हैं, डर सबके अंदर। कांग्रेस के जीतने के बाद सबसे अच्छी आदर्श स्थिति तो ये होती विपक्षी दलों के लिए कि कांग्रेस कर्नाटक हार जाती, यह बड़ी मुश्किल से जीतती, या त्रिशंकु हो जाती और जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनती कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ ये राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल है, ये बार्गेन करने की स्थिति में होते हैं।
लेकिन कांग्रेस तो 130 प्लस जीत गई कर्नाटका में, तो 130 प्लस जीतने से कांग्रेस आगे ड्राइविंग सीट पे। अब वो तय करेगी कि वो किसके साथ समझौता होगा, कैसा समझौता होगा हर्षिता। इसलिए अब कांग्रेस से डरे हुए लोग हैं और अब ये नहीं चाहते कि भाई समझौता हो तो हो, लेकिन ना हो तो ना हो, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है राज्यों पे वो प्रभावित ना हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस जो है हम राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ दे। अब बताओ मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल कैसी सीटें जीते हैं, राजस्थान में अरविंद केजरीवाल कैसी सीटें जीते हैं, गुजरात में कैसी सीटें जीते जो कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। तब ऐसी बातें करते हैं। ममता बनर्जी कहती कांग्रेस बंगाल छोड़ दे तो हम पूरे देश में नहीं लड़ेंगे। अरे बंगाल के बाहर तुम्हारी हैसियत ही क्या है तो तुम लड़ोगी? आप सोचिए तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? सारी सेक्रीफाइस आप करते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस अगर सेक्रीफाइस करेगी तो क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ने जाएगी? मैं कांग्रेस को इस देश में लड़ना है ना चुनाव, राज्यों के लिए उसने क्षेत्रीय दलों के लिए फील्ड छोड़ दी, लेकिन अब वो कांग्रेस कहती है कि लोकसभा में आप मेरे लिए त्याग करिए, मुझे भी तो रहने दीजिए। क्योंकि कांग्रेस का मत पूरे भारत में है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा, कोई ऐसा तहसील नहीं होगा जहां कांग्रेस का मत ना हो। तो इसलिए कांग्रेस डिजर्व करती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हो। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं इकट्ठा होते तो बीजेपी वैसे भी चुनाव जीत जाएगी। हारते जा रहे हैं चुनाव अगर कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं लड़ते। अगर इनको बीजेपी को हराना है तो व्यक्तिगत ईगो को छोड़ना होगा, व्यक्तिगत हानि लाभ को छोड़ना होगा, सबको थोड़े थोड़े हानि उठानी पड़ेगी, तब बाद में सबको लाभ मिलेगा। अगर चुनाव के पहले हानि आप नहीं उठाने का रिस्क लेते हैं, जोखिम नहीं लेते हैं, ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये कोई भी नेता हो, अगर कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ने का जोखिम अगर आप नहीं लेते हैं, कांग्रेस की शर्तें आप अगर नहीं मानते हैं, तो आने वाले समय में फिर बीजेपी को हरा पाना विपक्षी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। जी हर्षिता। जी बिल्कुल। जाते जाते एक जन समस्या नाम के जो यूजर है हमारे जो लगातार देख रहे हैं उनका भी कमेंट ले ही लेते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा जो है वो तय नहीं है। हालांकि मोदी को हराने की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन मोदी को टक्कर कौन देगा, फिलहाल ये चेहरा इनके पास नहीं है जिसको ये सामने पेश करे। इसी पे हमारी चर्चा भी थी और बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर आपका। तो अब देखना होगा विपक्षी एकता की जो अग्नि परीक्षा है इस एकता की कि कितने दिन तक टिक पाती है, किस तरीके से चल पाता है, ये शिमला में ही देखने को मिलेगा और पल पल